और अगर किसी भी वजह से इसमें एक ऑर्डर पारित कर दिया जाता है कि इस बच्चे की कस्टडी 4 दिन के लिए पिता के पास रहे और अगले 3 दिन के लिए उस बच्चे की कस्टडी मां के पास रहे, क्या ऐसे ऑर्डर के खिलाफ अपील की जा सकती है? जी हां, मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आपकी पत्नी ने घरेलू हिंसा के तहत आपके और आपके परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ एक केस दर्ज कर दिया है। और इतना ही नहीं, जिस बच्चे को वो अपनी मन मर्जी से आपके पास सौंप करके गई है, यानी कि आप पति के पास सौंप करके गई है, उसी बच्चे के खिलाफ अगर वो ये कह देती है कि इस बच्चे का अपहरण करके उसका पिता उसको लेकर के चला गया है और अब इस बच्चे की कस्टडी चाहिए, और अगर किसी भी वजह से इसमें एक ऑर्डर पारित कर दिया जाता है कि इस बच्चे की कस्टडी 4 दिन के लिए पिता के पास रहे और अगले 3 दिन के लिए उस बच्चे की कस्टडी मां के पास रहे, क्या ऐसे ऑर्डर के खिलाफ अपील की जा सकती है? जी हां, मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं कि ये असल में क्या मामला है, क्या परेशानी आई है इस पति और पत्नी के बीच में। इन पति और पत्नी के बीच में शादी हुई, शादी होने के बाद इनको एक बच्चा हुआ जो कि अब 4 साल का हो चुका है। दूसरी तरफ ये जो पत्नी है ये गर्भवती थी जिस समय पर ये एक घरेलू हिंसा का झूठा केस अपने पति, देवर, सास, ससुर, नंद इत्यादि पर कर देती है। और यहां तक ये जो छोटा बच्चा जो 4 साल का बच्चा है इसकी कस्टडी मां के पास है। जब वो अपने पति से लड़ करके गई थी तो वो बच्चे को साथ ले गई थी। वहीं दूसरी तरफ इस केस के अलावा इस पत्नी ने एक विमेन सेल में यानी कि क्राइम अगेंस्ट विमेन सेल के सामने भी एक कंप्लेंट की हुई है और वहां पर बातचीत होती है और इस औरत को बहुत गुस्सा है, इस औरत में बहुत ईगो है, इस औरत में बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, इस औरत में झगड़ालू प्रवृत्ति भी है और उन्हीं सब चीजों के तहत ये एक दिन CAW सेल के बाहर इस बच्चे को, जो ये 4 साल का बच्चा है, इसको सौंप देती हैं इसके पिता को, यानी कि इस बच्चे के पिता और इस औरत के हस्बैंड को। और वहां पर ये कहती हैं कि ये तुम्हारा बच्चा है, मैं इस बच्चे को नहीं संभाल सकती, मैं इसका खर्चा नहीं उठा सकती, ये इस बच्चे को और बाकी सब कुछ भी अब तुम ही देखो। वो औरत अपने घर चली जाती है। उसके बाद वो बकायदा अपने पति के साथ कुछ चैट पे वार्तालाप करती है और पूछती है कि बच्चा ठीक से है कि नहीं, यानी इस तरह की उनकी दोपहर से लेकर शाम तक कुछ बातें होती हैं। और उससे अगले दिन यही पत्नी अपने पति को फोन करती है और वहां पर इस छोटे बच्चे से इस बच्चे के पिता के द्वारा फोन पे बात करवा दी जाती है इसकी माता के साथ। और वहां पर जब ये बच्चे से पूछती है कि क्या तुम पापा के साथ ही रहोगे, तो वो कहता है कि नहीं, मैं या मेरे पास आओगे। तो यहां पर वो बच्चा कह देता है कि नहीं, वो माता के पास नहीं रहना चाहता, वो अब अपने पापा के पास ही रहना चाहता है। और यहां पर माता कहती है कि ठीक है बेटा, तो खुश रहे। बात खत्म हो जाती है। अचानक से 10 दिन के बाद उसको ये एहसास होता है कि उस बच्चे के पिता ने अपहरण किया था। अब देखिए कैसी काल्पनिक स्टोरी सामने आती है। वो एक नई कहानी बनाती है और वो ये कहती है कि ये जो बच्चा है इसको किडनैप कर लिया था इस बच्चे के पिता ने। अब देखिए ये भी कितनी हैरानी की बात है, किडनैप किया है आज और आज से 15 दिन के बाद उसे समझ में आया कि ये किडनैप हुआ। और वैसे भी आप सभी ने किडनैपिंग का अगर परिभाषा पढ़ी है तो उसमें बहुत क्लियरली ये लिखा है कि अगर किसी माइनर बच्चे को उसके लीगल गार्जियंस से खींच करके लेकर के जाया जाए तो वो एक किडनैपिंग कहलाता है। लेकिन यहां तो
ब्लड रिलेशन है, यहाँ तो नेचुरल गार्जियन है, पापा भी और माँ भी। तो यहाँ पर ना तो पापा अपहरण की श्रेणी में आते हैं, अपहरणकर्ता की श्रेणी में, और ना ही माता आती है, यानी कि इनके ऊपर किडनैपिंग का केस नहीं लगाया जा सकता है किसी भी तरह से। खैर, अब ये क्या करती हैं, क्योंकि इनको एक प्रेशर बनाना है अपने पति और उसके परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर, क्योंकि उनको पता है कि जो बच्चा है ये इनके जिगर का टुकड़ा है, इनके दिल का टुकड़ा है, इसके पति और सभी लोगों के बीच में। तो वो क्या करती है, एक मोहरा बनाती है इस बच्चे को, और वो एक झूठी सच्ची कंप्लेंट फाइल कर देती हैं, पहले तो पुलिस स्टेशन में कि ऐसे ऐसे किडनैपिंग कर ली है मेरे बच्चे की, और जबकि वो खुद ही सौंप करके गई थी। जहां पर जब वो सौंप रही थी उस बच्चे को, तो उसके बच्चे के माता पिता भी थे और इस बच्चे का चाचा भी वहां पर उपस्थित था जब इस बच्चे को इसके पिता के हाथ में सौंपा गया था। उसके बाद चैटिंग भी है, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी हैं, ट्रांसक्रिप्शन भी है, जिसमें वो कह रही है, जिससे साफ पता चल रहा है कि उसने इस बच्चे को अपने आप से सौंपा है। वो एक एप्लीकेशन लगाती हैं जहां पर घरेलू हिंसा का केस चल रहा है कि इस बच्चे की कस्टडी उसको सौंप दी जाए। यहां पर जो कोर्ट है वो इस बच्चे को बुलाती है और उस बच्चे से पूछती है कि बेटा आप किसके पास रहना चाहते हो? तो बच्चा कहता है मुझे पापा के पास रहना है। अब देखिए, एक अजीब सा ऑर्डर हो जाता है और उस ऑर्डर में यह कहा जाता है कि ये जो बच्चा है 4 दिन अपने पिता के पास रहेगा और उसके बाद पिता इस बच्चे की कस्टडी मां को सौंप देगा, और 3 दिन ये मां की कस्टडी में रहेगा और संडे को ये बच्चे को वापस सौंप देंगे। हैरानी होती है इस तरह के ऑर्डर्स देख करके, पढ़ करके। अब मेन सवाल आता है कि क्या इसकी अपील की जा सकती है? जी हां, इसकी अपील की जा सकती है, जरूर की जा सकती है, सेक्शन 29 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत। और उसमें आपको जो सबसे ज्यादा जोर लगाना है वो लगाना है ग्राउंड्स पर। अब जैसे सपोज करें, मैं ये एक एग्जांपल दे रही हूं। अब लेट सपोज कि ये बच्चा ऐसी जगह पर रहता है अपने पिता के पास में जहां पर वो स्कूल में जहां वो पढ़ रहा था, वो जो घर है, घर से यानी कि पिता के घर से 5 मिनट की दूरी पर है। 7:30 बजे इसको स्कूल पहुंचना है, तो ये आराम से 7:25 पर निकलेंगे और 7:30 पर पहुंच जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ ये देखा जाएगा कि ये बच्चे की कस्टडी को अगर मां को सौंप दिया जाता है तो उस मां का घर उस स्कूल से जहां ये बच्चा पढ़ रहा है कितनी दूर है? लेट सपोज कि वो 25 किलोमीटर दूर है, 35 किलोमीटर दूर है, 15 किलोमीटर दूर है। तो क्या ये संभव है कि बच्चा 7:30 बजे एक जगह पर पहुंचने के लिए, जहां पर आपको आधा पौना 1 घंटे का सफर भी करना है, तो क्या इस बच्चे के ऊपर ये ज्यादती नहीं होगी कि उसको सुबह जल्दी उठाया जाना पड़ेगा, क्योंकि अब उसको 5 बजे उठाना पड़ेगा, उसको नहलाना धुलाना पर तैयार करना पड़ेगा और उसको कम से कम 6:15 6:30 तक घर से रवाना होना पड़ेगा, तब जाकर के वो स्कूल में पहुंचेगा। तो इससे ज्यादा टॉर्चर एक बच्चे के साथ क्या हो सकता है? इसके साथ साथ मान लेते, जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया कि ये जो मां है ये गर्भवती थी जब इन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस दायर किया। इस बच्चे की एक बहन पैदा हो जाती है और वो बच्चे की जो बहन है वो अभी 15 दिन की है। और उससे भी बड़ी बात, जिस दिन ये ऑर्डर किया जाता है नीचे की कोर्ट के द्वारा, उस दिन वो सिर्फ 5 दिन की थी और इस बच्चे की मां उस बच्ची को भी लेकर के कोर्ट में आई थी। तो देखिए, उस बच्चे को कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है। सिक्योरिटी के बारे में नहीं सोचा कि 5 दिन का बच्चा अगर ठोकर लग गई तो उस बच्चे को संभालेगा कौन? वो मां जो ये नहीं देख रही है कि मुझे 5 दिन के बच्चे को कहां मैं लेकर के जा रही हूं, किस माहौल में मैं लेकर के जा रही हूं, कैसे वो इस दूसरे बच्चे का ध्यान रखेगी, जबकि वो खुद आज अपना ध्यान नहीं रख सकती है, क्योंकि वो इस समय पर एक बेड रेस्ट पर है और अपने छोटे बच्चे को संभाल रही है। तो क्या ये संभव है कि वो इस दूसरे बच्चे को, जो 4 साल का बच्चा है, इसको संभाल लेगी? क्या सोच करके ये निचली कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था? तो ये ग्राउंड आपको लेना होगा।
इसी तरह से अगर आपके पास कोई चैटिंग है, अगर आपके पास कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग है, आपके पास कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है, उसकी ट्रांसक्रिप्शन करवा लीजिए और उसमें ये दिखाइए कि इस बच्चे की माँ का व्यवहार किस तरह का है। अगर वो कोई गाली वगैरह देती है तो उसकी ट्रांसक्रिप्शन आपके पास होनी चाहिए, ताकि आप ऊपर जब अपील में जाएं तो आप ये कोर्ट को दिखा सकें कि देखिए अगर ये माँ इस तरह का व्यवहार करती है तो इस छोटे से बच्चे को वो क्या शिक्षा देगी। इसी तरह से बच्चे का वेलफेयर सबसे पहले देखने की जरूरत है, और बच्चे का ही टॉर्चर हो रहा है इस ऑर्डर में, क्योंकि बच्चे को आपने एक खिलौना बना दिया। आपने कहा कि 4 दिन ये इसके पास रहेगा और 3 दिन ये उसके पास रहेगा, और कैसी माँ के पास, जिसके पास आज की डेट में खड़े होने तक के लिए उसको किसी का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि वो अभी एक जच्चा है, क्योंकि उसको 15 दिन का एक दूसरा बच्चा है उसके पास में, तो वो नहीं ध्यान रख सकती। वहीं दूसरी तरफ इस बच्चे के पिता, उसके चाचा, उसके दादा दादी सब लोग हैं जो उसके ध्यान रख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इस बच्चे की पढ़ाई के विषय में, सोशल डेवलपमेंट के बारे में, उसके एजुकेशनल डेवलपमेंट के बारे में, उसके इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में, उसके फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में बिल्कुल भी नीचे की कोर्ट से नहीं देखा गया, नहीं समझा गया, नहीं गौर फरमाया गया। इन सभी चीजों को आपको ग्राउंड ऑफ अपील में लेकर के आना होगा, और इस तरह का ऐसा कोई भी ऑर्डर अगर आपके केस में हो जाता है तो आपको फौरन इसके अंदर अपील लगानी होगी सेशन जज साहब के सामने। और सेशन जज साहब जब आपकी बात को सुनेंगे, समझेंगे और देखेंगे कि क्योंकि बच्चे को खिलौना नहीं बनाना है, बच्चे को ना तो मां खींच सकती है ना पिता खींच सकता है, बल्कि बच्चे का वेलफेयर देखा जाएगा। और इस तरह की स्थितियां आपने देखनी है कि बच्चे का फायदा कैसे होगा, बच्चे को किस चीज में, कहां पर रहने में फायदा होगा। आप बच्चे की स्कूलिंग के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप बच्चे के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हो, तो ये संभव नहीं होता है कि कोई भी ऑर्डर पास कर दिया जाए ऐसे ही जल्दबाजी में, जिसमें बच्चे के वेलफेयर को, बच्चे के विश के बारे में ना पूछा जाए। तो अगर इस तरह का ऑर्डर कोई भी आपके भी किसी केस में हो जाता है तो आप भी फौरन भागिए, अपील कीजिए और अपने मनभाफिक रिजल्ट लेकर के आइए, अच्छे अच्छे ग्राउंड्स को लगा करके आर्ग्यूमेंट करने के बाद। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।